नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने 111 प्रश्न कर लिया है, जो कि राज्य की परिभाषा से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसके एवज में हम लोगों ने 111 प्रश्न अभी तक हल किए हैं। ये सब रिवीजन है, जो पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी या जीडीसी वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका हम एक हल कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन है। तो अभी भी उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उस पार्ट में, राज्य की परिभाषा और निर्माणक तत्व में, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो आज 112वां प्रश्न आज का देख लेते हैं। तो आज का 112वां प्रश्न है कि किसने कहा कि इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। इच्छा शक्ति नहीं तो राज्य का आधार है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस, और इसको आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टीएच ग्रीन ने कहा है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, कई बार पूछा। देखिए, यूपी जीडीसी यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज का आधार है। देखिए, उसी तरीके को घुमा करके फिर दे दिया है, तो ये भी हो जाएगा ग्रीन या टीएच ग्रीन। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार घुमा के पूछता है। ये टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है राज का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। फिर से वही क्वेश्चन, तो इसके भी हो जाएंगे टीएच ग्रीन। ठीक है, बहुत ध्यान से जो है आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार पूछा और आ भी सकता है। अगला प्रश्न है कि आदर्शवाद है। ठीक, आदर्शवाद क्या है? तो आदर्शवाद राज्य का समर्थक है कि राज्य के विरुद्ध है, या राज्य व व्यक्ति का समर्थक है और व्यक्ति का समर्थक है? तो राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध तो नहीं हो सकता आदर्शवाद। क्यों? क्योंकि वो राज्य सर्वोच्च राज्य की बात करता है, मतलब जहाँ पर दार्शनिक राजा निवास करे, दार्शनिक राजा निवास करेगा। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध नहीं है, राज्य और व्यक्ति का समर्थक है। ठीक है, मतलब व्यक्ति का समर्थक से संबंध ये है कि मतलब एक व्यक्ति के जो दार्शनिक होगा केवल उसी का समर्थक है। केवल दार्शनिक राजा, मतलब दार्शनिक जो व्यक्ति होगा, केवल एक ही व्यक्ति जो होगा वो दार्शनिक होगा, वही राजा बनेगा। ठीक है, व्यक्ति का समर्थक है, ये नहीं, व्यक्तिवादी नहीं थे वो, तो यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये राज्य के समर्थक हैं। कौन? आदर्शवाद। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार हम लोग। आदर्शवादी विचारक राज्य के समर्थक हैं। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आदर्शवाद होगा तो वो नैतिकता पर ज़रूर बल देंगे। याद रखेंगे, वो नैतिकता पर बल देते हैं। किस पर? नैतिकता पर बल देते हैं, वैल्यूज़ पर, जिसको कहते हैं वैल्यूज़ पर बल देते हैं। मानते हुए व्यक्ति को पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, आदर्शवाद में कौन कौन से विचारक होंगे? तो कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेंडले, बोसांके आदि विचारक द्वारा जो है प्रमुख रूप से इसका समर्थन किया गया है। परंतु इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल की विचारधारा में मिलता है। ठीक है ना, मतलब हीगल जो है, हीगल जो है, ये जो है बहुत ही प्रबल समर्थक रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है, नैतिकता की बात हुई। ठीक है, जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, तो जब हम आदर्शवाद पढ़ते हैं, ठीक है, आदर्शवादी जो है ये बात कहते हैं कि नैतिक राज्य को एक, ये क्या मानते हैं? राज्य को एक ये नैतिक संस्था मानते हैं। कौन? आदर्शवादी जो भी है वो नैतिक संस्था मानते हैं, और कहते हैं कि जो मनुष्य है अपना संपूर्ण विकास जो है कहाँ पर कर सकता है? अपना संपूर्ण विकास यहीं राज्य में रहकर जो है कर सकता है। वो अपना संपूर्ण विकास कहाँ रहकर करेगा? वो राज्य में रहकर करेगा। इसलिए राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है। ठीक है, जहाँ पर मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो ऐसी बात कौन करता है? जहाँ नैतिकता की बात हो, जहाँ भी नैतिकता की बात होगी तो वहाँ पर आदर्शवाद आ जाएगा। जहाँ भी नैतिकता या वैल्यूज़ की बात हो, एक ये की आप याद रखेंगे, जहाँ पर वैल्यूज़ या नैतिकता की बात हो वहाँ पर आदर्शवाद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल की एक जो है महत्वपूर्ण कथन है। हीगल इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा या ईश्वर की पदयात्रा कहते हैं। ठीक है, यह भी आगे आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? कौन सा तत्व? उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य, विवेक। तो वो समाज को जो है 3 वर्गों में बांटते हैं। कौन? प्लेटो। ठीक है,
तीन वर्ग बांटते हैं, जिसमें जो है एक जो है राजा होता है यानी दार्शनिक राजा होगा, एक जो है सैनिक वर्ग होता है, और एक दास वर्ग जो होता है। तो राजा जो है, जो है सॉरी राजा वो होगा जिसके पास विवेक होगा, ठीक है ना, जिसके पास विवेक होगा। सैनिक वो होगा जिसके पास शौर्य होगा, जिसके पास शौर्य हो गया। और क्षुधा उत्पादन करने की क्षमता उस जिससे होगी वो दास होगा। क्षुधा या उत्पादन, ठीक है, जिसके अंदर ललक हो उस चीज़ को करने की, तो वो उत्पादन का कार्य करेगा, ठीक है। तीन वर्गों को अलग अलग बांट देता है वो, और कहता है कि ये लोग अपने अपने जो इनका जो गुण है, ये इनके गुण बताता है, इनका ये जो गुण है उसी के अनुसार ये कार्य करेंगे। जिनके पास विवेक होगा वो दार्शनिक राजा का कार्य करेगा, जिनके पास शौर्य होगा वो सैनिक का कार्य करेगा, और जिनके पास क्षुधा उत्पादन करने की क्षमता होगी तो वो दास का कार्य करेगा। तो प्लेटो ने इसमें से किसको महत्व नहीं दिया? तो क्षुधा उत्पादन मतलब ये बात करता है दास के बारे में, विवेक की बात करता है दार्शनिक राजा के बारे में, और शौर्य की बात करता है सैनिक वर्ग के बारे में। यहाँ उद्यमता का कोई भी जिक्र नहीं है, तो यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो कितनी निर्धारित करता है? तो 5040 है, याद रखेंगे, ये फैक्ट है। 5040 कई बार पूछता है टीजीटी की परीक्षा में, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये याद रखेंगे, फैक्ट है 5040। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? ठीक है, तो वुड्रो विल्सन क्या थे? एक समाजवादी विचारक थे, और इन्होंने राज्य के कार्यों को, राज्य के कार्य को दो भागों में बांटा, ठीक, दो भागों में बांटा था जो है। तो एक ऐच्छिक कार्य था, मतलब कहते हैं कि एक ऐच्छिक कार्य होता है, और एक शासनिक या प्रशासनिक कार्य, इसको लिए एक शब्द कुछ भी, अरे सॉरी ये चला गया, तो राज्य का कार्य है, ठीक है, दो भागों में बांटता है। एक राज्य के कार्य दो भागों में बांटता है, एक राज्य के अनिवार्य कार्य, ठीक है, अनिवार्य कार्य, और एक राज्य का ऐच्छिक कार्य, राज्य का ऐच्छिक कार्य। तो अनिवार्य कार्यों में वो बताता है कि शासन की व्यवस्था करना, अगर दो व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ है तो समझौते के मुताबिक किसको क्या अधिकार मिलेंगे, उसका जो है उसका निर्धारण करना, ठीक है, पूरा जो नागरिक हैं उनके बारे में व्यवस्था करना, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं अनिवार्य कार्यों में आती, मतलब शासन से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो जो है आपके अनिवार्य कार्य होंगे। ऐच्छिक कार्यों में वो किसको रखता है? तो ऐच्छिक कार्यों में वो रखता है जैसे श्रम या व्यापार, और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित जो कानून बनाना, वो क्या करता है कि वो राज्य की ऐच्छिक कार्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, देखिए शासन संबंधित है, ये तो ज़रूर होगा, ये हो गया है आपका अनिवार्य कार्य में आ गया। फिर श्रम कानून बनाना, एक तो ये नहीं होगा। दीवानी मामलों का निपटाना, ये भी आपका जो है शासन के कार्यों में आ गया। मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना, देखिए ये भी मैंने बताया है ना, दो लोगों के बीच समझौता होता है तो उसको पालन करना है, करवाना जो भी, ठीक है, तो ये भी सही होगा। तो यानी श्रम कानून बनाना, ये जो है वुड्रो विल्सन कहता है कि राज्य का ऐच्छिक कार्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अगला क्वेश्चन है राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, और न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन होता है मैकाइवर, गार्नर या गेटल या मॉर्गन का। तो ये कथन होता है गार्नर का। गार्नर जो है, जो राज्य का विकासवादी सिद्धांत है, राज्य का विकासवादी सिद्धांत, उसके समर्थक थे, विकासवादी सिद्धांत है उसके समर्थक थे, ठीक है। तो ये कहते हैं ना कि जो विकासवादी सिद्धांतवादी होते हैं वो बोलते हैं कि राज्य का विकास हुआ है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति कई सिद्धांत है ना, दैवी सिद्धांत हो गया जैसे कि,
दैवी समझौता सिद्धांत हो गया, पितृ सिद्धांत हो गया, ठीक है, मातृ सिद्धांत हो गया। इस तरीके से कई सिद्धांत हैं। तो उसमें एक सिद्धांत जो सबसे प्रचलित है वो है राज्य का उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। तो उसके समर्थक है गार्डनर। तो वो कहते हैं राज्य का विकास जो है कैसे हुआ है, विकास के राज्य का उत्पत्ति जो है विकास के आधार पर हुआ है। तो वो यही कहते हैं कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, राज्य ईश्वर की रचना नहीं है, और न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही शरीर के बल से यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार मात्र का विस्तार है। मतलब ये केवल एक चीज़ को मान करके आप राज्य नहीं बोल सकते हैं। राज्य क्या है? राज्य विकास का जो है परिणाम है। राज्य क्या है? राज्य विकास का परिणाम है। ठीक है, तो इसके उत्तर हो जाएगा गार्डनर। याद रखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ये उसकी व्याख्या दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैकाइवर के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन सा संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए? तो है साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, या कानून व्यवस्था का प्रबंध करना, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर राज्य के जो है कुछ कार्यों को करने के लिए मना करता है। उनमें से आ जाता है कि जो है ये साहित्य और कला पर नियंत्रण नहीं स्थापित करेगा राज्य। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी, अच्छा क्वेश्चन है। मैकाइवर अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, में लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें, कला, साहित्य और संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। उसने यह विश्वास प्रकट किया था तब आधुनिक राज्य की, उसने यह विश्वास प्रकट किया जब तक आधुनिक राज्य की लोकतंत्रीय व्यवस्था का अक्षुण्ण रखा जाता है तब तक पूंजीवाद की बुराइयों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मेन है कि ये कला, साहित्य और संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए राज्य को, ये याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी द वेब ऑफ गवर्नमेंट की पुस्तक जो है वो भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 122वां है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता के द्वारा कानून स्थापित के लिए संगठित समूह का नाम है। ठीक है, तो ये बात करते इसमें लिकॉक, विलोबी, लास्की, मैकाइवर, इनमें से कोई नहीं है। तो एक विचारक हैं विल्सन, उनका ये कथन है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापित के लिए संगठित समूह का नाम है। तो ये विल्सन का जो है कथन है, याद रखेंगे। इनमें से कोई नहीं है। पीजीटी की परीक्षा 2010 में आई थी, इसको सामान्यीकरण कर दिया गया था इस प्रश्न को। और साथ ही साथ ऐसी बात ब्लंशली एक हैं, वो भी इस तरीके की कथन की बात करते हैं, यही बात करते हैं कि एक निश्चित भूभाग जनता के द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा विल्सन। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 123वां है, राज्य परिवारों और ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो इसका है प्लेटो, अरस्तु, अज्ञात यूनानी विचारक हैं, या सोफिस्ट हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु क्या बोलते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का संगठन है, ठीक, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। अब ये जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछता रहता है, कई बार इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है, राज्य परिवारों और गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। देख लीजिए वही फिर, राज्य को मतलब वो क्या, परिवार और गांव का या लोगों का एक समूह बताते हैं। कौन? अरस्तु। अरस्तु क्या बोलते हैं कि राज्य क्या है, परिवार और ग्राम या गांवों का समूह है। कौन? राज्य। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वही वाला है, ये पूछ सकता है अलग अलग तरीके से। राज्य एक परिवार का विस्तार है, सेम टू सेम वही, राज्य एक परिवार का विस्तार है, वही है ना। राज्य क्या है, परिवारों और ग्रामों का एक समूह है या उसका विस्तार है, इस तरीके से। तो ये भी अरिस्टोटल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए उनको इंग्लिश में एरिस्टोटल ऐसा करके लिखते हैं, तो कभी कभी ये भी नाम दे देता है, याद रखेंगे, यानी अरस्तु। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 126वां है, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है
जो अरस्तु का आदर्श राज है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज है। तो ऐसा ये सेबाइन बताते हैं। सेबाइन कहते हैं कि अरस्तु का जो आदर्श राज है वो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। जैसा कहने वाले कौन है? सेबाइन। याद रखेंगे, कोटेशन जो है सेबाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है राज को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा? संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा? तो ये एक फैक्ट है। एक राज्य को कौन एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहने वाले हैं? तो ये हैं लॉसवेल। याद रखेंगे इसको, ये जो है लॉसवेल हैं। तो ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128वां। तो राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बना। जहाँ आत्मा परमात्मा की बात आ जाए, आदर्शवादी विचारक होते हैं वहाँ पर, और उसमें भी जो है हीगल। याद रखिएगा, ठीक है। राज एक संसार है जिसमें आत्मा अपने लिए बनाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हीगल। याद रखेंगे, ये आदर्शवादी विचारक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेंगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्य के आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, एमपी फॉलेट, ग्रीन जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई है। ठीक है ना। इनके अनुसार राज्य एक सर्वोच्च नैतिकता है। देखिए यहाँ पर जहाँ भी मतलब आदर्शवाद की बात होगी, याद रखेंगे, जहाँ पर आदर्शवाद की बात होगी वहाँ पर वैल्यूज़, नैतिकता की बात ही होती है। ठीक है। ये यथार्थता, मतलब यथार्थ की बात नहीं करते हैं, रियलिटी की बात नहीं करते हैं। ये आदर्शवादी विचार, आदर्शवादी बातें करते हैं, आइडियलिस्ट बातें करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये एक पुस्तक है, न्यू स्टेट, ये एमपी फॉलेट की है। ये याद रखेंगे, बहुत पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 129। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो कहलाता है। एक राज्य ऐसा जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं, कैसी सुविधाएं? सामाजिक सुविधाएं जो सभी के लिए हों, वो क्या कहलाएगा? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, या कल्याणकारी राज्य, सर्वोदय राज्य? तो वो एक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। तो सभी नागरिकों को अधिक से अधिक, अधिकतम जो है सुविधा की बात करे वो क्या है? कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? मतलब राज्य को एक यंत्र नहीं मानता है ना। ये याद, राज्य जो है एक यंत्र के रूप में है, मतलब कि शासन, जैसे शासन प्रक्रिया चलाने के लिए है राज्य, या यांत्रिक रूप से राज्य को नहीं मानता है। तो वो कौन है? ग्रीन। ग्रीन क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ग्रीन क्या है? ये आदर्शवादी विचारक हैं, ये आदर्शवादी हैं। ठीक है। और यांत्रिक जो ही मानेगा वो यथार्थवादी होंगे, है ना। तो हॉब्स, मिल, पिंथम, ये सब क्या है? राज्य को एक क्या कहते हैं कि यांत्रिक रूप में देखते हैं। ठीक है। सबकी अलग अलग अपनी व्याख्याएं हैं, अब अलग अलग थ्योरी ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सर में जैसे ही मिलेगा मैं इन सब की जो थ्योरीज़ हैं वो भी आपको मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है। तो अभी याद रखेंगे, राज को यांत्रिक स्वरूप को नहीं मानता है तो वो ग्रीन है। ठीक, जितने भी आदर्शवादी होंगे वो राज को यांत्रिक स्वरूप नहीं मानेंगे। ये राज्य को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, सर्वोच्च संस्था मानते हैं। ठीक है ना, राज्य को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। 131 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। तो ये बोलते हैं मैकाइवर। ठीक है ना, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों हैं, तो ऐसा कहने वाले मैकाइवर हैं। मैकाइवर की एक इम्पॉर्टेंट बुक है द मॉडर्न स्टेट, द मॉडर्न स्टेट। इसमें जो है उन्होंने कहा है राज्य के बारे में कि राज्य विधि का शिशु, मतलब जो कानूनी प्रक्रिया का है उसका शिशु और जनक दोनों है। कौन? राज्य। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। मैकाइवर ऐसा बोलते हैं, राज्य क्या है? जो विधि है, विधि है, इसका शिशु और जनक दोनों है। ठीक है ना, राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, 132वां क्वेश्चन है आज का, कि आधुनिक राज्यों में ये सारे कोटेशंस जो हैं ना, जो ये हैं, ये आप याद रखिए, कथन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब जो राज्य की परिभाषाएं हैं, यहाँ से
राज्य की जो परिभाषाएं हैं यहाँ से जो है कम से कम मान लीजिए आप 2 से 3 प्रश्न जो है पूछता है, ठीक है ना। 2 से 3 और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं आपके। टीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, या पीजीटी हो गया, या जीआईसी हो गया, ठीक है, जीडीसी हो गया। जितने भी मतलब ये फेमस कथन है, फेमस कथन का मतलब जो भी विचारक हैं जिनका मतलब राज्य के बारे में इन्होंने अपना जो भी परिभाषाएं दी हैं उनको पढ़ना होता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 प्रश्न आसानी से आप गेन कर सकते हैं, तो याद रखेंगे थोड़ा सा। देख लेते हैं अगला क्या है। आधुनिक राज्यों की में स्थिति समूह बनाम राज्यों, समूह बनाम राज्यों की होती। ये समूह बनाम राज्य की बात कौन करता है, तो ये बारकर करते हैं, सीधे सीधे याद रख लेंगे। समूह बनाम राज्य की बात करता है बारकर, इसको याद कर लीजिएगा, फैक्ट है। थोड़ा सा एक और फैक्ट है कि जो बारकर हैं वो समूह बनाम राज्य की बात करते हैं, ठीक है ना। और स्पेंसर जो हैं, स्पेंसर वो व्यक्ति बनाम, ये देखिए, व्यक्ति बनाम राज्य की बात करते हैं, ठीक है ना। तो समूह बनाम राज्य, या इसको आप कह लें कि समूह वर्सेस राज्य, ये बारकर कहते हैं। और व्यक्ति वर्सेस राज्य, ये कौन बोलते हैं, स्पेंसर। ये इम्पॉर्टेंट है और याद रख लेंगे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, जो मैं बताता रहता हूँ वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके फैक्ट के लिए, अगर आप थ्योरी भी लिखते हैं तो हम ये सब फैक्ट अगर उसमें टाल सकते हैं, अगर टालेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। आज का 133वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है। भूमंडलीकरण का क्या तात्पर्य है। अंतर्राष्ट्रीयता व संप्रभु राज्यों का अंत, या क्षेत्रवाद, या विश्व समाज के सहकारी रूप का उद्भव। तो भूमंडलीकरण का अर्थ यही है कि विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव, मतलब कि विश्व परिदृश्य में जो है, जो भी एक सामाजिक रूप का है, जो सामाजिक सहकारिता है, उसको जो है बनाए रखने का कार्य है, ठीक है ना, भूमंडलीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये तो आप लोग जो है अपने बिल्कुल सोच करके भी आप कर सकते हैं। ये यूपीजीआईसी में आया हुआ है 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कोटेशंस हैं छोटे छोटे कि निम्नलिखित कौन युग में सही है। मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट, राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके, राज समुदायों का समुदाय ग्रीन, या मनुष्यों का प्राकृतिक अधिकार लॉक। मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, 2 अधिकार देता है लॉक, ठीक है ना, 2 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। तो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की बात कौन करता है, लॉक। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। जो प्राकृतिक अवस्था थी वहाँ पर मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इनमें से मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार थे, मैं 2 बता रहा था। 3 प्राकृतिक अधिकार थे, माफ़ कीजिएगा, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ठीक, 3 अधिकार देता है प्राकृतिक अवस्था में, 3 अधिकार याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक अधिकार देता है, मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार देता है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 135वां आज का। निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। प्राकृतिक अधिकार नहीं है, 3 प्रकार के अधिकार देता है वो, ठीक है, अभी हमने देखा। तो जीवन का अधिकार सही है। इसके बाद धर्म का अधिकार, धर्म की बात तो कहीं नहीं करता है। स्वतंत्रता का अधिकार ये देता है। संपत्ति अधिकार ये देता है, हमने पढ़ा ना, 3 प्रकार के अधिकारों की बात करता हुआ मनुष्यों के, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, याद रखेंगे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 136वां। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल, प्राकृतिक अवस्था में क्या प्राप्त था, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग लॉक, तो प्राकृतिक अधिकार, ठीक है ना। ये सामाजिक समझौतावादी हैं, समझौतावादी
समझौतावादी विचारक हैं। 3 विचारक आते हैं इसमें, याद रखिएगा, हॉब्स, लॉक और रूसो, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 137वां। तो आज का 137वां प्रश्न है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ये कौन बोलता है? तो ये मैकाइवर कहता है। याद रखिएगा, मैकाइवर की जो बुक है मॉडर्न स्टेट, द मॉडर्न स्टेट, उसमें ये बात बोलता है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, निगम के समान बात करता है ना। तो ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार राज्य है, लास्की के अनुसार राज्य क्या है? कि समाज और संघ का अधिपति है, समाज का सेवक है, समाज के साथ समरूप है, इनमें से कोई नहीं। तो लास्की के अनुसार क्या है? राज्य को समाज का सेवक मानता है, वो समाज की सेवा करने वाला एक यंत्र मानता है। ठीक है, समाज का सेवक है, राज्य क्या है? समाज का सेवक है। ठीक है ना। ये जब आप लास्की वगैरह पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी में ही समझ में आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न भी है, 139। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, क्या कह रहा है? रक्त संबंध क्या करता है? ये समाज को जन्म देता है, और समाज जो है किसको जन्म देता है? राज को जन्म देता है। ऐसा कौन बोलता है? तो ये मैकाइवर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के जो है 139 तक के। आगे के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, शायद एक और 2 वीडियो इस पर और बचेंगे, राज्य की परिभाषा और उनके निर्माणक तत्वों में। इसके बाद हम राज्य के जो आगे का पोर्शन है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।